सो क्वेश्चन नंबर 3 कि HNO3 इज एडेड ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। अब HNO3 को डालने का बेसिक कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि जब बेंजीन को हम डायरेक्टली आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, अगर मैंने इसको डायरेक्टली आयोडीन में डाला तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कराएगी, और रिवर्सिबल रिएक्शन अगर करा दिया तो ये वापस से बार बार बेंजीन में कन्वर्ट होती रहेगी। अब इसके रिवर्सिबल नेचर को रोकने के लिए, आयोडीनेशन में बनने वाले प्रोडक्ट की रिवर्सिबल नेचर को रोकने के लिए हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, जो कि होता है HNO3। इस बेंजीन के साथ मैंने डाली I2, बेसिकली ये काम करेगा HNO3। ये HNO3 इसमें फॉर्मेशन कराएगा आयोडोबेंजीन की, यहाँ से ये बनेगा आयोडोबेंजीन, और साथ में ये बाहर निकल जाएगा HI। अगर मैं HNO3 नहीं डालता हूँ तो रिएक्शन की नेचर होगी रिवर्सिबल, आयोडोबेंजीन बनेगा, वो वापस से बेंजीन में डिकम्पोज हो जाएगा, वापस से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम HNO3 डाल देते हैं तो रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस से नहीं आ पाती। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि HNO3 को रिएक्शन में क्यों मिलाया जाता है, क्यों डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ गया कि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरोबेंजीन बनाया पहले मैंने, और ये बन गया पैरा। पैरा का मतलब है पैरा पोजीशन पर क्लोरोबेंजीन में कनेक्ट कर देना। तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्लोरोबेंजीन है और पैरा पोजीशन पर ये मैंने Cl लगा दिया। ये पूछ रहा है कि इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू दी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मेटा पोजीशन ये हो गई, यहाँ पे ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, रीज़न है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना और स्टेबिलिटी का होना। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिपल्जन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो एक लेस अमाउंट ऑफ हीट मिलने के बाद भी क्या हो सकता है, आसानी से डिकम्पोज हो सकता है, टूट सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये जो क्लोरीन है बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं, और आमने सामने बैठने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, बिल्कुल आमने सामने, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है डेंस, इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेबल, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है एज कम्पेयर टू दी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि मेटा वाला जो कंपाउंड है वो आसानी से क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है आसानी से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसपास ज़्यादा होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन करेगा और इसके बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम पैरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट क्लोरीन्स बैठे हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आमने सामने वाले कार्बनों पर इक्वल है, जो कि इस स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट कर देते हैं और स्टेबल कर देते हैं, और टाइटली हेल्ड हो जाता है यहाँ पे एटम इप्सो और पैरा पोजीशन पर, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, हायर हो जाते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखी है कि किस तरीके से मेटाक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन बनते हैं, और इनकी जो क्रिस्टल लैटिस होती है इसमें ये टाइटली पैक्ड होता है और ये लूजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर मैं आइसोमेरिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स कौन सी है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। तो जैसे मैंने बात करी है यहाँ पे हेलो एल्केन को लेकर के, हमने एक हेलो एल्केन का एग्जांपल ले लिया, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओवरऑल कार्बन 4 ही होने चाहिए, अरेंज करने का तरीका अलग अलग है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, ये आइसो स्ट्रक्चर होती है, और ये नियो स्ट्रक्चर होती है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम कि एक कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, उसमें एक स्ट्रक्चर में उसमें एक क्लासिफिकेशन भी आता है नॉर्मल, आइसो और नियो का। दोनों की पहचान, तीनों की पहचान क्या है, नॉर्मल में स्ट्रेट चेन बनती है हमेशा, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। आइसो वाली में क्या होता है कि बीच वाला जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है, चाहे वो किसी भी साइड से हो, राइट वाली साइड से दूसरा हो या लेफ्ट वाली साइड से दूसरा हो, दूसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ जाए, तो ये पोजीशन कहलाती है इप्सो। और अगर एक कार्बन के ऊपर ऐसा प्लस के साइन में, प्लस के सिंबल बनाते हुए सारी चीज़ें जुड़ी हुई हो, फंक्शनल ग्रुप और कार्बन, तो ये पोजीशन कहलाती है नियो। तो बेसिकली या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कैसा वाला है, ये 1 डिग्री है। क्यों है 1 डिग्री, क्योंकि हेलोजन के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है उससे केवल एक ही कार्बन कनेक्टेड है, उस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उसके साथ एक कार्बन ये अटैच्ड है, एक कार्बन ये अटैच्ड है, तो ये हो गया 2 डिग्री वाला। और ऐसे ही इसमें जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उसके साथ 3 कार्बन टोटल जुड़े हुए हैं, इसलिए कैसा हो गया 3 डिग्री वाला। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाती है, इनके क्लासिफिकेशन आ जाता है। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे इन आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स की, आइसोमेरिक हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बिल्कुल सही बात है। हमने जो नॉर्मल चेन लेनी है, नॉर्मल चेन को जब तुम गर्म करते हो तो वो आसानी से अपने कार्बन्स को टूटने नहीं देती,
स्ट्रेट चेन की जो पैकिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रक्चर डेंस होती है। लेकिन जैसे जैसे इनकी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, ब्रांच को तोड़ना हमारे लिए आसान पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, जिसकी वजह से बोन लेंथ लंबा हो जाएगा, बोन लेंथ क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। और जहाँ बोन वीक पड़ा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, और जहाँ पे बोन स्ट्रॉन्ग रहेगा वहाँ पे जो बोन होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसे हो जाएगा, ज़्यादा। या तुम इसको सीधे लॉजिकल आंसर में, लॉजिकल रीजन में ऐसे याद रख सकते हो कि एक कार्बन सिंगल केवल ये बैठा हुआ है और एक ऐसा कार्बन है जिसके आसपास बहुत सारे कार्बन बैठे हुए हैं। तो अनसर्टेनिटी जहाँ पाई जाएगी वो पोजीशन होगी ये वाली, कि हल्का सा टेम्परेचर मिलते ही चारों कार्बन आपस में लड़ाई करेंगे कि मुझे जाना है रिएक्शन में, मुझे जाना है रिएक्शन में। तो बेसिकली जैसे जैसे ब्रांचिंग ऑफ दी हेलो एल्केन्स बढ़ती है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्रोमोब्यूटेन फॉर्म्स ऑप्टिकली इनएक्टिव ब्यूटेन 2-ओल। अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं एक्टिव 2-ब्रोमोब्यूटेन का, 2-ब्रोमोब्यूटेन कंपाउंड ये है, हमने 4 कार्बन जोड़ दिए, 4 कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो दूसरे पे ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 2-ब्रोमोब्यूटेन। हमें इसका सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ब्यूटेन 2-ओल बनाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ, अभी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर मैं इसके अंदर से लाइट को पास आउट करता हूँ तो ये उसको या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, यानी या तो क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में रोटेट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो उससे जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो लाइट के प्लेन को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कैसे कि मानो जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है 2-ब्रोमोब्यूटेन ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN1 मैकेनिज्म को जब ये फॉलो करेगा तो पहले ये बनाएगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कैसे बनाएगा, मैंने पहले 2-ब्रोमोब्यूटेन लिखना है तो मैंने ये लिख दिया, एक कार्बन 2 3 4, और दूसरे कार्बन पर ये लग गया ब्रोमीन। अच्छा एक मिनट, ये आ गया 1 2 और इसके साथ जुड़ गया तीसरा और इसके साथ जुड़ गया चौथा, ये 4 कार्बन इस तरीके से कनेक्ट हो गए और दूसरे वाले के साथ जोड़ दिया मैंने Br। अब हो क्या रहा है कि ये जो कार्बन है 2 डिग्री वाला है, इस कार्बन के पास क्या जुड़ा होगा, एक H जुड़ा हुआ होगा बैलेंसी पूरी करने के लिए, इस पर 3 H जुड़े होंगे, ऐसे इस पर 2 H जुड़े होंगे, इस वाले पे 3 H जुड़े होंगे। अब इसके सामने जब मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलिसिस करेंगे हम H2O की हेल्प से, और H2O के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल होता है OH नेगेटिव। वो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले क्या काम करेगा, इसके यहाँ से Br को हटा देगा। जैसे ही Br हटेगा तुरंत ये कार्बोकेटायन बना लेगा। Br हटते के साथ ही इस कार्बन पर क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज, बाकी कार्बन अपनी जगह कनेक्ट रहेंगे ऐसी कैसी। तो बेसिकली इसने कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन कर देनी है। अब जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बोकेटायन के ऊपर आकर के क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, और जैसे ही वो अटैक करेगा तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, पीछे की तरफ से OH आकर के जुड़ जाएगा। Br जहाँ से हटा है उसके पीछे से आकर के पीछे की पोजीशन पर क्या जुड़ेगा, OH, यानी पोजीशन अब कुछ ऐसी हो जाएगी, ये इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बना देगा। जब SN1 SN2 बताए थे तब मैंने बताया भी था, ये वाले बोन पूरे के पूरे रोटेट हो जाएंगे पीछे की तरफ, तो OH कार्बन, ये कार्बन ऐसा हो जाएगा, ये कार्बन ऐसा हो जाएगा, ये कार्बन ऐसा हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर अब ये ऐसी है वो किस में बदल जाएगी, ऐसी बदल जाएगी। तो ये जो कंपाउंड अब बना है इसको हम बोल रहे हैं ब्यूटेन 2-ओल, और ब्यूटेन 2-ओल जो अल्कोहल बन रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करता। नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। SN रिएक्शंस को नहीं दिखाता, क्लोरोबेंजीन SN रिएक्शंस को रिप्रेजेंट मतलब बहुत कम दिखाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन है कि वो लेस रिएक्टिव है SN1 मैकेनिज्म के तरफ। अब SN1 मैकेनिज्म की तरफ कौन कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं, उसके पीछे का रीजन होता है रेजोनेंस का होना। क्लोरोबेंजीन के अंदर जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाएगा, जिसकी वजह से वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे, डिलोकलाइजेशन करेंगे, तो उस केस में कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन की एक पोजीशन बनेगी, जिसमें क्लोरीन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन के पास यहाँ निगेटिव चार्ज होगा। तो उस केस में ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज कम्पेयर टू दी कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब जब वो स्ट्रक्चर ज़्यादा डेंस हो जाएगी, ज़्यादा टाइट हो जाएगी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो वो आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन
नहीं करेगी। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो कार्बन यहाँ पे बैठे हुए हैं बेंजीन रिंग में वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, या कार्बन हेलोजन वाला जो कार्बन है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अभी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कैसी है, बड़ी। जब सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तुरंत इसके अंदर एक डबल बॉन्ड करेक्टर आया, और डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, और जहाँ कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हुई तुरंत वहाँ पर वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस कंपाउंड। और ये भी कह सकते हो तुम क्लोरोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोटल्स में क्यों डाला जाता है? तो डार्क कलर बोतल में रखने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मैं इसको लाइट कलर की बोटल्स में रखूँगा, ट्रांसपेरेंट बोटल्स में रखूँगा, तो इसके अंदर क्या एंटर करेगी, लाइट एंटर करेगी। और लाइट एंटर अगर करती है यानी कि बेसिकली अगर ये धीरे धीरे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाए या लाइट के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ये पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसका नाम होता है फॉस्जिन। तो क्लोरोफॉर्म को हमें लाइट से बचाना होता है ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये पॉइजनस गैस फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसे एयर के एक्सपोजर से बचाने के लिए, टेम्परेचर और लाइट के एक्सपोजर से बचाने के लिए हम इसको डार्क बोटल्स के अंदर भर के रखते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है रिएक्शन में कि क्लोरोफॉर्म अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, एयर के और लाइट के एक्सपोजर में आता है, लाइट की प्रेजेंस में एयर के कॉन्टैक्ट में, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्जिन गैस में, जिसका फॉर्मूला है COCl2, और यहाँ से HCl गैस होते हुए बनते हुए बाहर निकल जाएगी। ये एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, जिसका पहले वर्ल्ड वॉर्स में यूज़ किया जाता था दुश्मनी सेना के ऊपर फेंकने के लिए या गैस को लीक कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इन हेलो एल्केन्स के अंदर अगर हम देखें तो RCl का कम होता है RBr से, और RBr का कम होता है RI से। तो यहाँ पे जो R ग्रुप है वो बेसिकली सेम है, अल्काइल ग्रुप बिल्कुल सेम है, लेकिन हेलोजन जो देखूँ अगर मैं तो हेलोजनों का जो साइज होता है वो डाउन टूवर्ड्स इंक्रीज हो रहा है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ब्रोमीन का साइज उससे छोटा है, क्लोरीन का साइज उससे छोटा है। तो जैसे जैसे हम डाउन टूवर्ड्स ग्रुप में आते हैं तो साइज ऑफ द हेलोजन बढ़ने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर बहुत सीधा सा है, बहुत छोटा सा है कि जैसे जैसे साइज ऑफ द हेलोजन बढ़ता है डाउन टूवर्ड्स आने पर तुरंत जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हेलो एल्केन का वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये इसके पीछे का रीज़न है साइज ऑफ द हेलोजन। अगर यहाँ पे R का ग्रुप चेंज कर दूँ मैं, अगर एक जगह तो मैं लगा दूँ R जो कि सिंगल कार्बन को कंटेन कर रहा है, मतलब कि अगर मैंने कहा कि पहले वाले में CCl है, दूसरे वाले में C2Br है, तीसरे वाले में C3I है, तो यहाँ पर अब कार्बन के नंबर भी मैटर करेंगे और हेलोजन का साइज भी मैटर करेगा। इस केस में जो ऑर्डर होगा वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है और अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए जिसमें कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ Cl हो और दूसरा ऐसा हो जाए कि जिसमें कार्बन के नंबर 2 हों और एक Cl हो, और एक ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें कार्बन के नंबर 3 हो और Cl से कनेक्टेड हो, तो बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन हेलोजन सेम है, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज बट हेलोजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो उस केस में भी बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम के रेफरेंस में बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अगर हेलोजन सेम है और कार्बन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, और अगर कार्बन के नंबर सेम है और हेलोजन डाउन टूवर्ड्स इंक्रीज होती जा रही है तो जैसे जैसे हेलोजन बदलेगी वैसे वैसे उसका साइज अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज साइज की तरफ साइज ऑफ द जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन अलाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे विनाइल और अलाइल दो कंपाउंड हमें दिए हुए हैं जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं, क्लासिफिकेशन में ये चीज़ हमने देखी थी कि विनाइलिक कंपाउंड क्या होते हैं और अलाइलिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो अगर मैं अलाइलिक कंपाउंड की बात करता हूँ तो वो कंपाउंड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज अलाइल, इसको हम अलाइल ग्रुप बोलते हैं। और विनाइल ग्रुप होता है CH2
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है, इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। तो ऊपर वाला अलाइल है, नीचे वाला विनाइल है। अब ये हमसे कह रहा है कि जो विनाइल क्लोराइड है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दी अलाइल क्लोराइड। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ पर रेजोनेंस पाया जाता है। जो अलाइलिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर क्या होता है? रेजोनेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से वहाँ पे सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस जगह पर यहाँ अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ बेसिकली ये डबल बॉन्ड दूर है और ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ सारे के सारे। यहाँ पर डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में ही क्या आ रहा है? हेलोजन का सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ये डबल बॉन्ड इस हेलोजन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे ही ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तुरंत ये कैसा हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल वो लेस रिएक्टिव। जबकि अगर मैं अलाइलिक के अंदर देखता हूँ तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये कार्बन के बीच का है। मुझे देखना है कार्बन डबल बॉन्ड और हेलोजन का सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या नहीं बन पाती? स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी नहीं बन पाती और ये आसानी से रिएक्शन में क्या कर जाता है? पार्टिसिपेशन कर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अलाइलिक क्लोराइड होते हैं वो लेस मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू दी विनाइलिक क्लोराइड। अब इसके पीछे का जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली सीधा ये है कि ड्यू टू द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड गेट्स डबल बॉन्ड करेक्टर एंड बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड मेकिंग विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव देन अलाइल क्लोराइड। जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये डबल बॉन्ड कार्बन का जो करेक्टर है ये इस हेलोजन को मोर स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी तरफ कंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। जबकि अलाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड X, यहाँ कार्बन कार्बन कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये हेलोजन कैसा हो जाता है? मोर रिएक्टिव हो जाता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी नहीं आ पाती। तो ये बेसिक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन थायोनिल क्लोराइड एक्ट्स अपॉन 1 प्रोपेनॉल। तो अभी आ गई वही रिएक्शन, मैंने कहा व्हाट हैपेंस में भी ये पूछी जाती है कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन कैसे करेगी थायोनिल क्लोराइड। तो 1 प्रोपेनॉल हो गया 3 कार्बन और पहले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ, इसको हम बेसिकली प्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो प्रोपाइल अल्कोहल पे हमने SOCl2 डाला, तो हमेशा थायोनिल क्लोराइड अपना साइड प्रोडक्ट निकालता है SO2 और HCl। हो क्या रहा है यहाँ पे कि इसका ऑक्सीजन और इसका SO कंबाइन हो गए SO2, यहाँ से H और यहाँ से Cl कंबाइन हो गए, बन गया HCl। बचा एक Cl, वो जगह ले लेगा OH की, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा करके खुद जा करके बैठ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, पहला आंसर। नेक्स्ट वन इसमें दिया हुआ है कि इथेनॉल रिएक्ट्स विद PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। जैसे हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं ऐसे PBr3 के साथ रिएक्शन पूछिए। और ये मैंने अभी बताया कि PCl5 होगा तो साइड प्रोडक्ट हमेशा निकलता है POCl3 और साथ में निकलेगा HCl। और अगर PCl3 रिएक्ट करता है तो हमेशा साइड प्रोडक्ट निकलता है H3PO3। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे Cl हटा दूँ और Br लगा दूँ तो यहाँ POBr3 बन जाएगा, यहाँ HBr बन जाएगा और ये कंपाउंड सेम बना रहेगा H3PO3। तो बेसिक रीज़न है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रोपाइल अल्कोहल पे PBr3 की रिएक्शन कराई तो हमेशा आंख मीच करके तुरंत पहले इन दोनों की रिएक्शन आपस में कराओ और बना दो H3PO3, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड PCl3 वाला है PBr3 जिसको हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोल रहे हैं। और जो बचा हुआ ब्रोमीन होगा वो सीधा सीधा इस अल्कोहल की जगह ले लेगा, OH की जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा CH3CH2Br, जिसको हम क्या बोलेंगे अल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है और इसके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स पूछे हुए हैं, आइसोमर्स पूछे हुए हैं C7H7Cl। तो देखो सबसे पहले बेंजीन की मैं बात करूँ, अगर बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन, इस छठे कार्बन के साथ एक 7वां कार्बन ये कनेक्ट हो गया और एक लगा हुआ है Cl, तो ये मैंने लगा दिया, तो ये 7 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया और ये Cl बन गया। तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स उसने हमसे पूछे कि पॉसिबल आइसोमर्स क्या बनाएंगे। तो 7 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, एक Cl है, तो हमने क्या काम करा, पहले 6 कार्बन कनेक्ट किए, ये हो गए 6 कार्बन कनेक्ट, 7वां कार्बन ये कनेक्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड है ये। अब कुल मिलाकर के मुझे 7 हाइड्रोजन डालने हैं, तो 1 2 3 4 5, लेकिन साथ में Cl भी कनेक्ट करना है, तो ये Cl पहले मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये देखो कि कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4, बचे कितने, 4 हमारे पास आ गए, 3 बचे, तो वो तीनों के तीनों इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दो। तो पहली स्ट्रक्चर तो ये हमारे पास बन जाएगी। दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, देखो जब यहाँ पर हम क्लोरीन को जोड़ेंगे
तो हम नंबरिंग कहाँ से दे रहे हैं, नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हम केवल इसकी पोजीशन को बदलते हुए चलेंगे। पहले इसे पहले कार्बन पे जोड़ेंगे, फिर इसे दूसरे कार्बन पे जोड़ेंगे, फिर इसे तीसरे कार्बन पे जोड़ेंगे, फिर इसे चौथे कार्बन पे जोड़ेंगे। इस तरीके से इसकी पोजीशन को बदलते हुए हम इसके पॉसिबल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता जाऊँगा तो मुझे 3 आइसोमर्स दिखाई देंगे। 3 आइसोमर क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि पोजीशन इसमें कॉमन होती है। ये वाली पोजीशन इसके इक्वल है, ये वाली पोजीशन इसके इक्वल है। तो कुल मिलाकर के मैं इन दोनों पोजीशन पे लिखूँ या इन दोनों पोजीशन पे लिखूँ क्लोरीन को, बात वही रहने वाली है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बनाया मैंने, क्लोरोबेंजीन को मैंने फिक्स कर लिया क्योंकि Cl इसके अंदर आ रहा है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मैंने फिक्स कर लिए। ये आ गया CH3। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मान लो सपोज कि इसको मैं कह रहा हूँ कि दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूंगा और नीचे वाले पर CH3 लगा दूंगा, तो इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अब मैं पूरे को इसको चेंज कर देता हूँ और जस्ट क्लोरीन के सामने वाले कार्बन पर CH3 ग्रुप जोड़ देता हूँ, तो ये बन जाता है 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। अब अगर मैं इस पे और इस पे CH3 लगा दूँ तो सेम बात बनी रहेगी, पोजीशन इसकी दूसरी और तीसरी ही कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर टोटल पॉसिबल जो आइसोमर्स हैं वो 3 आइसोमर्स हैं, जो कि 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन है, 3 क्लोरोमिथाइल बेंजीन है और 4 क्लोरोमिथाइल बेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ इज क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन और डायजोटाइजेशन मेथड। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रिपरेशन मेथड हमसे पूछी है सीधी भाषा में अगर हम कहें तो। बेंजीन के ऊपर हमने क्लोरीन रिएक्शन करानी है, लेकिन प्रेजेंस हमें रखनी पड़ेगी Fe आयरन की, और अंधेरा रखना पड़ेगा, यानी कि डार्क में रिएक्शन होगी। इस Fe की जगह पर कई जगह FeCl3 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट क्लोरीन अगर क्लोरीनेशन मुझे कराना है, हेलोजिनेशन अगर मुझे कराना है, ये रिएक्शन को हेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं, एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट आता है, या तो क्लोरीनेशन कहेगा या हेलोजिनेशन कहेगा। तो हेलोजिनेशन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द डार्क, या फिर आयरन क्लोराइड इन द डार्क, या तो Fe ले लो खाली या FeCl3 ले लो, दोनों में से कोई भी पोजीशन रख सकते हैं। होगा क्या कि बेंजीन का एक H हटेगा एक Cl को लेकर के, तो HCl हो जाएगा बाहर, और जैसे ही H हटेगा वहाँ पे क्लोरीन अटैक कर जाएगा, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। दूसरा मेथड हमें दिया है बाई डायजोटाइजेशन मेथड। तो डायजोटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एनिलीन लेनी होती है। हमने ले ली प्राइमरी एमीन, जिसको हमने बोला एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, प्राइमरी एमीन होती है ये। और डायजोटाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है सबसे पहले हमें डायजोटाइजेशन कंपाउंड को बनाना, डायजोनियम सोल्ट को बनाना। तो हम क्या कर रहे हैं, NaNO2 और HCl का पेयर डालेंगे। ये NaNO2 और HCl का पेयर क्या काम करने वाला है, इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट में। यानी यहाँ से सोडियम जो है बेसिकली वो नाइट्राइट को लेकर के, यानी कि इसके नाइट्रोजन को इसे दे देगा, 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ से Cl आ जाएगा और बाकी NaOH बन करके पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा बेसिक मीडियम। तो हमें मिल जाएगा क्या, डायजोनियम सॉल्ट। या तुम डायरेक्टली केवल यहाँ से भी इस रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो डायजोटाइजेशन मेथड से। जब हम क्लोरीन बेंजीन बनाने की बात करें तो सीधा डायजोनियम सॉल्ट उठाओ, इस डायजोनियम सॉल्ट को किसके ऊपर डाल दो, Cu2 Cl2 और HCl के ऊपर डाल दो, तो रिएक्शन केवल इतनी होगी, Cu2 Cl2 और HCl का पेयर। ये हमने लास्ट करा भी था जब हमने प्रिपरेशन करी थी क्लोरोबेंजीन की, तो हमने कंपाउंड लिया था Cu2 Cl2 और HCl। जब हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना होता है तो हम यहाँ ले लेते हैं Cu2 Br2 और HBr। इस रिएक्शन को नाम दिया था हमने डायजोटाइजेशन का। अगर सैंडमेयर रिएक्शन करूँ मैं तो सैंडमेयर रिएक्शन में केवल कहाँ रखते, क्या रखते हैं, यहाँ पे हम कॉपर रखते हैं। कॉपर के साथ HCl रखोगे अगर खाली, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं खाली Br के साथ कॉपर के साथ खाली रखूँगा HBr, कॉपर के साथ खाली HBr रखूँगा तो भी ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी और बनने वाला कंपाउंड ब्रोमोबेंजीन होगा। और आयोडोबेंजीन के केस में हम इनमें से कोई भी पेयर नहीं लगाते हैं कॉपर के साथ, हम केवल लगाते हैं Ki। जब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे Ki डालोगे तो डायरेक्ट आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सैंडमेयर रिएक्शन भी अकर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में और अराइल हैलाइड में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड की मैं बात करता हूँ तो ये RX है, ये RX है और ये ARX है। अराइल के लिए हम AR लिखते हैं, अल्काइल के लिए हम R लिखते हैं। अराइल हमारा बेंजीन का ग्रुप है जिसको हम C6H5 बोलते हैं। इसी तरीके से R हमारा अल्काइल ग्रुप है जो CH3C2H5 कुछ भी हो सकता है। अब वो ये कह रहा है हमसे कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसके ऊपर एक टेस्ट लगाते हैं जो AgNO3 टेस्ट होता है। करना क्या है कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड ले लो, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड ले लो। बेसिकली ये अराइल हैलाइड है, यहाँ ये मिसप्रिंटिंग है, ये अराइल हैलाइड है। दोनों में एक्वस KOH मिलाओ, पहला स्टेप। दोनों में एक्वस KOH मिलाने के बाद AgNO3 मिला दो, और जब AgNO3 मिलाओगे तो प्रेजेंस डालनी पड़ेगी, यानी एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा HNO3 का।
तो जो अल्काइल हैलाइड होगा वो तो सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर हैलाइड की एक प्रेसिपिटेट बना देगा, लेकिन जो अराइल होगा वो प्रेसिपिटेशन नहीं करेगा। तो जो प्रेसिपिटेशन कर रहा है दैट इज द अल्काइल हैलाइड, यानी कि वो टेस्ट को पास करेगा, और जो प्रेसिपिटेशन नहीं कर रहा है वो अराइल हैलाइड, इसका मतलब है कि वो टेस्ट को पास आउट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये था हमारे पास अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड को सेपरेट करने का तरीका कि किस तरीके से इनके बीच में हम डिस्टिंग्विश करेंगे। ये कुछ 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से हमारे पास हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं रिपीटिंग नेचर में। प्रीवियस ईयर्स में इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और उम्मीद भी है कि आगे भी आते रहेंगे। तो ये 14 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करो, बाकी के क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।